नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजी यानी कि व्यवसायिक रणनीति। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो बताते हैं कि किसी भी संस्था की कामयाबी वक्त के साथ कैसे बदलती है। और इसे समझना क्यों इतना जरूरी है ना? एग्जैक्टली। अक्सर हम क्या करते हैं कि बिजनेस की सेहत को बस किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर देखते हैं। अभी कितना मुनाफा है, मार्केट शेयर क्या है। एक स्नैपशॉट की तरह। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत कहते हैं कि असली खेल तो भविष्य में प्रदर्शन को टिकाऊ बनाने का है। और ये समझने का कि भाई हम आज जहाँ हैं वहाँ पहुँचे कैसे और आगे कहाँ जाने वाले हैं। और हम इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। राइट। और यहाँ एक मजेदार बात आती है, ये स्रोत बिजनेस को एक तरह की मशीन जैसा देखते हैं। हाँ, एक सिस्टम जिसका इंजन है संसाधन, रिसोर्सेज। संसाधन मतलब जैसे ग्राहक, कर्मचारी। हाँ, ग्राहक, कर्मचारी, आपके प्रोडक्ट्स, यहाँ तक कि कैश भी, ये सब संसाधन है। अच्छा, और मजेदार बात यह है कि इनका बर्ताव कुछ बाथटब में पानी जैसा होता है। हाँ, सुनने में अजीब लगे पर ये एनालॉजी काफी काम की है। तो चलिए इसी को खोलते हैं, समझते हैं कि ये सब क्या है। जरूर। तो पहली बात, जैसा आपने कहा, प्रदर्शन स्थिर नहीं है, ये बदलता है टाइम के साथ। बिल्कुल, इसे एक कहानी की तरह देखना चाहिए, एक ग्राफ पर ऊपर नीचे होता हुआ। हाँ, जैसे सोचिए Alibaba.com कैसे एकदम से ऊपर चढ़ गया। और ब्लॉकबस्टर याद है, हर जगह होता था। हाँ, और फिर गायब। तो ये सिर्फ एक वक्त की तस्वीर नहीं है, ये पूरी फिल्म है। सही कहा। और जो पारंपरिक तरीके हैं ना, जैसे स्वॉट एनालिसिस या पोर्टर के 5 फोर्सेस, वो अक्सर एक स्थिर तस्वीरी दिखाते हैं, मतलब उस पल की स्थिति। हाँ, वो ये तो बता देते हैं कि आज क्या ताकत है, क्या कमजोरी है। और वो ये नहीं समझाते कि ये स्थिति बनी कैसे या कल क्या होगा। और खास तौर पे वो ये नजरअंदाज कर देते हैं कि कंपनियां खुद भी इंडस्ट्री को बदल सकती हैं, जैसे रायनर ने किया एयरलाइन इंडस्ट्री में। बिल्कुल, वो सिर्फ बाहरी ताकतों पर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो खुद गेम बदल रहे थे। तो प्रदर्शन सिर्फ बाहर क्या हो रहा है उसका नतीजा नहीं है, अंदर क्या चल रहा है उस गति की, उस डायनामिक्स का भी नतीजा है। तो मुद्दा ये हुआ कि समय के साथ प्रदर्शन कैसे बदल रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ। चलिए वो रेस्टोरेंट वाला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए साल शुरू हुआ, सब बढ़िया, फिर बिक्री बढ़ी पर एक पॉइंट पे आकर रुक सी गई। ओके। फिर मार्केटिंग पर पैसा लगाया, बिक्री फिर बढ़ी पर शायद मार्जिन कम हो गया। हाँ, हो सकता है। फिर मार्केटिंग रोकी तो बिक्री फिर नीचे। ये पूरी कहानी, ये उतार चढ़ाव ही असलियत है। बिल्कुल। और इस कहानी की जड़ में क्या है? संसाधन। हाँ जी, संसाधन, रिसोर्सेज, यही है असली इंजन। ये वो सारी काम की चीजें हैं जो आपके पास है या जिन तक आपकी पहुंच है। ग्राहक, कर्मचारी, उत्पाद, कैश, आपकी फैक्ट्री की क्षमता, आपकी ब्रांड इमेज, रेप्यूटेशन, ये सब। अच्छा। और सीधी सी बात है, अगर आपके संसाधन नहीं बदल रहे तो आपका प्रदर्शन भी नहीं बदलेगा। जब तक कि बाहर से कुछ बड़ा ना हो जाए, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए या कुछ और। हाँ बिल्कुल। तो उस रेस्टोरेंट के लिए क्या संसाधन हुए? ग्राहक और कर्मचारी, है ना? बिल्कुल। कितने ग्राहक आते हैं, कितनी बार आते हैं, उससे बिक्री तय होती है। और कितने कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी क्या है, उससे लेबर कॉस्ट। सही। रायनेर के लिए यात्री, हवाई जहाज, रूट्स, कर्मचारी, इन्हीं से कमाई और लागत तय होती है। और इन संसाधनों को सिर्फ पहचानना काफी नहीं है, उन्हें मापना भी जरूरी है। मतलब ये कहना काफी नहीं कि हमारे पास अच्छे ग्राहक हैं। नहीं, हमें पता होना चाहिए कितने ग्राहक हैं और ये संख्या बढ़ रही है या घट रही है, किस रफ्तार से। और यहीं पर वो बाथटब वाली बात आती है ना? हाँ, अब आती है वो बात। सोचिए, किसी भी समय आपके पास जितने ग्राहक हैं वो बस उन सब का जोड़ है जिन्हें आपने कभी जीता, और उन सब का घटाव है जिन्हें आपने कभी खो दिया, है ना? हाँ, ये बाथटब वाला नजरिया वाकई दिलचस्प है। हर संसाधन एक बाथटब जैसा है। हाँ। ग्राहक, कर्मचारी, पैसा, सब। जैसे नल से पानी भर रहा है, नए ग्राहक जीतना। और कुछ बाहर जा रहा है, जैसे नाली से पानी निकल रहा है, ग्राहकों का छोड़कर जाना। तो आज बाथटब में कितना पानी है, यानी कितने ग्राहक हैं, वो इस पर निर्भर करता है कि नल कितनी तेजी से चला और नाली कितनी तेजी से बही। बिल्कुल सही। और मैनेजमेंट का काम क्या है? पानी का लेवल बदलना। सीधे तौर पर नहीं, मैनेजमेंट का काम है नल और नाली की रफ्तार को कंट्रोल करना। अच्छा, मतलब मैनेजमेंट सीधे स्टॉक को नहीं बल्कि प्रवाह को कंट्रोल करता है। हाँ, इनफ्लो रेट और आउटफ्लो रेट को। जैसे ज्यादा मार्केटिंग करने से शायद नए ग्राहक जीतने की दर, मतलब नल की रफ्तार बढ़ जाए। लेकिन अगर सर्विस खराब है
तो ग्राहक खोने की दर यानी नाली की रफ्तार भी बढ़ सकती है। बिल्कुल। रेस्टोरेंट वाले मेक वाले केस में यही हुआ शायद। मार्केटिंग से ग्राहक आए, इनफ्लो बढ़ा पर भीड़ बढ़ी, कर्मचारी कम थे, सर्विस बिगड़ी। और ग्राहक जाने लगे, आउटफ्लो बढ़ गया। और यहाँ एक और जरूरी बात है शायद, सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि नेट में कितने ग्राहक बढ़े या घटे। हमें ये भी समझना होगा कि ग्राहक आ क्यों रहे हैं और जा क्यों रहे हैं। सही कहा। हो सकता है जितने आ रहे हैं उतने ही जा रहे हो, नेट बदलाव शून्य, पर अंदर बहुत कुछ चल रहा है। रेस्टोरेंट में शायद ग्राहक अच्छे खाने या विज्ञापन से आ रहे थे, पर खराब सर्विस या बड़ी कीमतों की वजह से जा रहे थे। और दोनों वजहें अलग हैं, तो उन्हें संभालना भी अलग अलग तरीके से होगा। जरूर। और संसाधन सिर्फ बाहर से ही नहीं आते, वो अंदर भी तो बदलते हैं, विकसित होते हैं। अच्छा, कैसे? सोचिए, कर्मचारी हैं, वो अनुभव हासिल करते हैं, सीखते हैं, जूनियर से सीनियर बनते हैं। हाँ, ये तो है, एक तरह की प्रमोशन चेन। या ग्राहक का सफर देखिए, पहले वो शायद आपके बारे में जानता नहीं, फिर जागरूक होता है, फिर ट्राई करता है, फिर रेगुलर बनता है, फिर लॉयल बन जाता है। इसे चॉइस चेन कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। और इन अंदरूनी प्रवाहों को, मतलब इस प्रमोशन को या ग्राहक के लॉयल बनने के सफर को, इनको भी समझना और मैनेज करना जरूरी है। अगर अनुभवी कर्मचारियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला तो वो शायद छोड़कर चले जाएंगे, आउटफ्लो बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, अब एक कदम और आगे, ये संसाधन अकेले काम नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपस में जुड़े हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे ज्यादा सेल्स टीम होगी तो शायद ज्यादा ग्राहक लाएगी, ज्यादा अच्छे इंजीनियर होंगे तो शायद बेहतर प्रोडक्ट बनाएंगे, जिससे फिर ज्यादा ग्राहक आएंगे। रायनेयर को ज्यादा यात्री चाहिए तो उन्हें ज्यादा प्लेन, ज्यादा रूट और उन्हें संभालने के लिए ज्यादा क्रू चाहिए होगा। सही, सब जुड़ा हुआ है। तो यहीं पर वो फीडबैक लूप्स वाली बात आती है। हाँ, बिल्कुल। स्ट्रोट्स बताते हैं कि 2 तरह के मुख्य लूप्स होते हैं। एक है रीइंफोर्सिंग फीडबैक, सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र। हाँ, ये तब होता है जब एक चीज का बढ़ना दूसरी को बढ़ाता है और फिर वो वापस पहली को और बढ़ाती है, एक तरह का स्नोबॉल इफेक्ट। जैसे ज्यादा ग्राहक आए, उन्होंने और लोगों को बताया, जिससे और ज्यादा ग्राहक आए, ये तेजी से बढ़ने का इंजन है। हाँ, लेकिन ये नीचे की तरफ भी काम कर सकता है। मतलब? जैसे कर्मचारियों पर काम का बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, कुछ ने इस्तीफा दे दिया, अब बचे हुए लोगों पर और ज्यादा दबाव, फिर और इस्तीफे। ये एक विनाशकारी चक्र बन सकता है। ओहो, खतरनाक है ये तो। और दूसरा लूप? दूसरा है बैलेंसिंग फीडबैक, संतुलनकारी प्रतिक्रिया चक्र। ये क्या करता है? ये विकास को धीमा करता है या रोकता है, ब्रेक लगाता है। जैसे? सबसे आम उदाहरण है क्षमता की कमी, जैसे वो रेस्टोरेंट वाला उदाहरण। हाँ, 20 कर्मचारियों की क्षमता। हाँ, जब ग्राहक उससे ज्यादा आने लगे तो सर्विस की क्वालिटी गिरी और उससे फिर ग्राहक वृद्धि रुक गई। ये एक बैलेंसिंग लूप था। और क्या हो सकता है? बाजार का संतृप्त हो जाना, मतलब अब और नए ग्राहक है ही नहीं जिन्हें आप जीत सकें। अच्छा, तो ये प्राकृतिक ब्रेक की तरह है। हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें विकास को हवा दे रही हैं, रीइंफोर्सिंग लूप्स, और कौन सी ब्रेक लगा रही हैं, बैलेंसिंग लूप्स। बिल्कुल। क्या हम खुद ही ब्रेक लगा रहे हैं, जैसे कर्मचारियों की कमी रखकर, या ये बाहरी सीमाएं हैं, जैसे मार्केट का साइज? इसी से पूरी तस्वीर साफ होती है। ठीक है, तो हमने प्रदर्शन के उतार चढ़ाव की बात की, संसाधनों की जो बाथटब जैसे हैं, उनके आने जाने यानी प्रवाह की, और उनके आपसी रिश्तों यानी फीडबैक लूप्स की। हाँ। इन सब हिस्सों को जोड़कर श्रोत कहते हैं कि हम अपनी संस्था की स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर समझ सकते हैं। हाँ। स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। हाँ, थोड़ा लगता है, पर आसान भाषा में ये बस आपकी बिजनेस मशीन का एक नक्शा है, एक तरह का कंट्रोल पैनल, जो दिखाता है कि कौन सा पुर्जा कैसे काम कर रहा है और दूसरों को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। बिल्कुल। और ये नक्शा सिर्फ ये नहीं बताता कि हम आज यहाँ क्यों हैं, बल्कि ये भविष्य का अंदाजा लगाने और अलग-अलग रणनीतियों का असर परखने में भी मदद करता है। जैसे उस रेस्टोरेंट वाले केस में हम सोच सकते थे कि अगर 5 और कर्मचारी रखें तो क्या होगा? हाँ, क्या सर्विस सुधरेगी, क्या ग्राहक कम छोड़कर जाएंगे, मुनाफे पर क्या असर पड़ेगा? या वो एयरलाइन वाले उदाहरण में टीम ये देख सकती थी कि ज्यादा क्रू रखने से सर्विस बेहतर होगी, ग्राहक टिकेंगे, और क्या ये खर्चा निकालना फायदेमंद होगा? हाँ, ये सिर्फ गेस वर्क नहीं बल्कि सिस्टम की समझ पर आधारित विश्लेषण है। और अगर इस नक्शे में कोई प्रॉब्लम दिखती है, जैसे कोई बाथटब लगातार खाली हो रहा है, तो उसे ठीक करने के तरीके भी हैं। जैसे लीकेज कम करना, मतलब ग्राहकों को जाने से रोकना,
या नए संसाधन लाने या मौजूदा को बेहतर बनाने के तरीके सुधारना, जैसे बेहतर मार्केटिंग या ट्रेनिंग। हाँ, या अगर हमने खुद कोई रोक लगा रखी है, जैसे कम कर्मचारी रखना, तो उसे हटाना। या फिर विकास को गति देने वाले नए रीइंफोर्सिंग लूप्स खोजना, जैसे कोई लॉयल्टी प्रोग्राम। और कभी-कभी बड़े बदलाव भी करने पड़ते हैं, जैसे कोई बिजनेस खरीदना या कोई घाटे वाला हिस्सा बंद कर देना। इन सब में एक सिद्धांत जो बार बार आता है वो ये है, मैनेजमेंट को सिर्फ नतीजों पर फोकस नहीं करना चाहिए। मतलब सिर्फ महीने के मुनाफे पर? हाँ, या सिर्फ स्थिर अनुपातों पर। जैसे कई कंपनियां सोचती हैं कि मार्केटिंग का खर्च हमेशा बिक्री का 5% होना चाहिए। हाँ, ये तो सुना है। पर यह खतरनाक हो सकता है। सोचिए, अगर बिक्री गिरती है तो इस नियम से आप मार्केटिंग और कम कर देंगे, जिससे बिक्री शायद और गिरेगी। हाँ, एक नेगेटिव साइकिल। एग्जैक्टली। फोकस होना चाहिए प्रवाह दरों पर, फ्लो रेट्स पर। ग्राहक किस रेट से आ रहे हैं, किस रेट से जा रहे हैं, कर्मचारी किस रेट से भर्ती हो रहे हैं, किस रेट से छोड़ रहे हैं, मार्केटिंग से ग्राहक जीतने की दर पर क्या असर पड़ रहा है, इन चीजों पर है। समझ गया। ये एक बड़ा बदलाव है सोचने के तरीके में। बिल्कुल। अब एक और बात, अभी तक हमने संसाधनों की गिनती पर ज्यादा ध्यान दिया। हाँ, कितने ग्राहक, कितने कर्मचारी, पर उनकी क्वालिटी, वो भी तो मायने रखती है। सही बात है। सारे ग्राहक एक जैसे नहीं होते। कोई ज्यादा मुनाफा देता है, कोई कम। सारे कर्मचारी एक जैसे अनुभवी नहीं होते। इन्हें कहते हैं संसाधनों की विशेषता, एट्रीब्यूट्स। हाँ। तो सिर्फ गिनती नहीं, गुणवत्ता भी देखनी है। इसे कैसे मापे? एक तरीका है प्रोफाइल बनाना। जैसे आप अपने सारे ग्राहकों को लाइन में लगा दे, सबसे ज्यादा मुनाफे वाले से लेके सबसे कम वाले तक। अच्छा, फिर उसका ग्राफ बनाए? हाँ, अक्सर आप पाएंगे कि शायद 20% ग्राहक ही 80% मुनाफा ला रहे हो। वो 80-20 वाला नियम। हाँ, ये दिखाता है कि आपकी कमाई असल में कहाँ से आ रही है, किन ग्राहकों पर ज्यादा ध्यान देना है, और कौन से ग्राहक शायद फायदा नहीं पहुंचा रहे। बिल्कुल। और ये क्वालिटी भी स्थिर नहीं रहती, ये भी बदलती है समय के साथ। अच्छा। इसे समझने के लिए को-फ्लो का कॉन्सेप्ट है। को-फ्लो, ये क्या है? आसान शब्दों में, जब कोई संसाधन सिस्टम में आता है, जैसे नया कर्मचारी, तो वो अपने साथ अपनी विशेषता लाता है, जैसे उसका अनुभव, उसका स्किल लेवल। ठीक है। और जब वो जाता है तो वो विशेषता भी साथ चली जाती है। ओके। और विशेषता सीधे तौर पर भी बदल सकती है, जैसे ट्रेनिंग से स्किल बढ़ गया, या कोई ग्राहक समय के साथ आपसे ज्यादा खरीदने लगा, उसकी वैल्यू बढ़ गई। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, नए संसाधन लाना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। जरूरी नहीं, कभी-कभी वो मौजूदा संसाधनों की औसत गुणवत्ता को कम कर सकते हैं। जैसे? मान लीजिए रेस्टोरेंट में नए ग्राहक पुराने ग्राहकों की तुलना में कम बार आते हैं। हाँ, हो सकता है। या फिर नए संसाधन आपको सिर्फ पहुंच देते हैं। मान लीजिए आपने ऐप लॉन्च किया, लाखों डाउनलोड्स हुए। ये डाउनलोड्स एक संसाधन है, पर एक्टिव यूजर कितने हैं? उन्हें असल ग्राहक बनाना एक और काम है। सही। और एक और खतरा है कैनिबलाइजेशन का। मतलब जब आपका ही नया प्रोडक्ट पुराने की बिक्री खा जाए। हाँ, नया फोन मॉडल आया, पुराने की बिक्री गिर गई, इसे भी ध्यान में रखना होता है। ये सब तो कंपनी के अंदर की बातें हुई, प्रतिस्पर्धा का क्या? बिल्कुल सही सवाल। ये सारे सिद्धांत प्रतिस्पर्धा पर भी लागू होते हैं। कंपनियां सिर्फ ग्राहकों के लिए नहीं लड़ती हैं? नहीं, वो अच्छे कर्मचारियों के लिए भी लड़ती हैं, अच्छी लोकेशन के लिए, फंडिंग के लिए, सप्लायर्स के ध्यान के लिए। ये सब भी तो संसाधन है। हाँ, बात तो सही है। अगर हम सिर्फ ग्राहकों की प्रतिस्पर्धा पर फोकस करें तो स्रोत बताते हैं कि ये 3 मुख्य मोर्चों पर होती है। 3 मोर्चे कौन कौन से? टाइप 1, उन नए ग्राहकों को जीतना जो अभी बाजार में किसी से नहीं खरीद रहे, पोटेंशियल कस्टमर्स, मतलब बाजार को बड़ा करना। ठीक है। टाइप 2, अपने कॉम्पिटिटर्स के ग्राहकों को अपनी तरफ खींचना और साथ ही अपने ग्राहकों को उनके पास जाने से रोकना, स्विचिंग कस्टमर्स। ये मार्केट शेयर की लड़ाई है। ओके। और टाइप 3, उन ग्राहकों से अपनी बिक्री का हिस्सा बढ़ाना जो कई सप्लायर से खरीदते हैं, शेयर्ड कस्टमर्स, मतलब एक ही ग्राहक की जेब से ज्यादा हिस्सा लेना। अच्छा, बारबी बनाम डिज्नी प्रिंसेस वाला उदाहरण शायद यहाँ फिट बैठता है। हाँ, बिल्कुल। जब डिज्नी प्रिंसेस डॉल्स आईं तो मैटल बारबी बनाने वाली कंपनी को तीनों मोर्चों पर लड़ना पड़ा। उन्हें उन बच्चियों को जीतना था जो पहली बार डॉल खरीद रही थी, टाइप 1। हाँ, उन्हें उन बच्चियों को डिज्नी की तरफ जाने से रोकना था जिनके पास पहले से बारबी थी, टाइप 2। और उन्हें उन बच्चियों के डॉल बजट का ज्यादा हिस्सा चाहिए था जो शायद दोनों खरीदती, टाइप 3। बिल्कुल सही।
और इन तीनों तरह के ग्राहक प्रवाहों को समझना और मैनेज करना बहुत मुश्किल हो सकता है। कहाँ पैसा लगाएं? नए ग्राहक लाने पर, या पुरानों को रोकने पर, या कॉम्पिटिटर से छीनने पर? कीमतें क्या रखें, विज्ञापन कहाँ करें? इसके लिए लगातार देखना होगा कि ग्राहक आजा कैसे रहे हैं, उनकी पसंद कैसे बदल रही है, और आपके कॉम्पिटिटर के एक्शंस का उन पर क्या असर पड़ रहा है। हाँ, और फिर से कुंजी क्या है? प्रवाह दरों पर ध्यान देना। फ्लो रेट्स। बिल्कुल। हम किस दर से नए ग्राहक जीत रहे हैं, किस दर से खो रहे हैं, और किस दर से कॉम्पिटिटर से छीन रहे हैं। समझ गया। अब एक आखिरी पर शायद सबसे जरूरी बात। हाँ। ये सब तो गिनी जा सकने वाली चीजें थीं, ग्राहक, कर्मचारी, पैसा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें गिनना मुश्किल है, पर वो शायद ज्यादा जरूरी हैं। हाँ बिल्कुल, अमूर्त चीजें, इंटेंजिबल्स, जैसे टीम का मोराल, कंपनी की रेपुटेशन, ग्राहकों का भरोसा, कर्मचारियों की प्रतिबद्धता। ये क्यों इतनी जरूरी हैं? क्योंकि ये आपकी मूर्त संसाधनों को जीतने और बनाए रखने की क्षमता पर सीधा असर डालती हैं। अच्छा। कैसे? जिसकी रेपुटेशन अच्छी है उसे ग्राहक आसानी से मिलेंगे, है ना? हाँ। जहां टीम का मोराल हाई है वहां लोग टिकेंगे भी और बेहतर काम भी करेंगे। बात तो सही है, पर इन्हें मापे कैसे? मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। रेपुटेशन को शायद 0 से 1 के स्केल पर देख सकते हैं, मोराल को सर्वे से समझ सकते हैं। वो आईटी कंपनी वाला उदाहरण याद है? हाँ। काम का बोझ बढ़ा, क्वालिटी गिरी, रेपुटेशन गिरी, नए प्रोजेक्ट मिलने बंद, पुराने ग्राहक गए। और साथ ही दबाव से मोराल गिरा, अनुभवी लोग छोड़ गए। देखिए सब कैसे जुड़ा है। दबाव, क्वालिटी, रेपुटेशन, मोराल, ग्राहक, कर्मचारी, सब एक दूसरे को खींच रहे थे। ये अमूर्त चीजें भी बाथटब की तरह हैं। हाँ, ये भी भरती और खाली होती हैं। रेपुटेशन अच्छी खबरों से बनती है, बुरी से घटती है। मोराल, अच्छी लीडरशिप सफलता से बढ़ता है, दबाव नाइंसाफी से घटता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये धीरे धीरे जमा होती हैं या कम होती हैं। हाँ, और फिर अचानक व्यवहार बदल जाता है। जैसे ग्राहक काफी समय तक छोटी मोटी शिकायतें सहते रहते हैं। हाँ, उनकी नाराजगी का बाथटब भरता रहता है। और फिर एक दिन अचानक सब छोड़कर चले आते हैं। बिल्कुल। और इसी कड़ी में अंत में आती हैं क्षमताएं, कैपेबिलिटीज। हाँ, ये वो काम हैं जिन्हें करने में आपकी संस्था माहिर है। जैसे बहुत तेजी से नए प्रोडक्ट बनाना, या शानदार कस्टमर सर्विस देना। हाँ, या अपनी सप्लाई चेन को बहुत एफिशिएंटली चलाना। ये सिर्फ किसी एक इंसान का हुनर नहीं है, ये पूरी टीम, प्रोसेस, नॉलेज, टूल्स का नतीजा है। और ये क्षमताएं भी विकसित होती हैं प्रैक्टिस से। अब जितनी बार कोई काम अच्छे से करते हैं आप उसमें और बेहतर होते जाते हैं। और ये क्षमताएं सीधे संसाधनों के प्रवाह को तेज करती हैं। हाँ। अगर आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्षमता अच्छी है तो आप तेजी से नए प्रोडक्ट लाएंगे, जिससे शायद नए ग्राहक जीतने की दर बढ़ेगी। अगर कस्टमर सर्विस क्षमता बेहतरीन है तो ग्राहक छोड़कर जाने की दर कम होगी। तो क्षमताएं एक तरह से आपके बाथटब के नलों को और खोलती हैं और नालियों को और कसती हैं। वाह। तो इन सभी स्रोतों को मिलाकर देखें तो एक बात तो साफ है। क्या? कि किसी भी संस्था का प्रदर्शन कोई रुकी हुई तस्वीर नहीं है। ये एक चलती फिरती कहानी है। हाँ, एक डायनामिक कहानी जो संसाधनों के बनने, बिगड़ने, उनके बाथटब की तरह भरने खाली होने, उनके आपसी रिश्तों, फीडबैक लूप्स और यहाँ तक कि न दिखने वाली भावनाओं और क्षमताओं से चलती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सबक ये है कि अगर हमें प्रदर्शन सुधारना है तो हमें सिर्फ नतीजों पर नजर रखने से काम नहीं चलेगा। हमें गहराई में जाकर इन संसाधनों के प्रवाह को समझना होगा, फ्लो रेट्स को। हाँ, और उन्हें मैनेज करना होगा। हमें उस पूरी मशीनरी को, उस पूरी गतिकी को समझना होगा जो हमें उन नतीजों तक पहुंचा रही हैं। क्यों संसाधन आ रहे हैं या जा रहे हैं, और हम इन प्रवाह दरों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, यही असली सवाल है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बहुत कुछ सोचने को मिला है। हाँ, काफी गहरा विषय है ये। लेकिन जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। क्या हम अपनी निजी जिंदगी की चुनौतियों को भी इसी नजरिए से देख सकते हैं, जैसे कोई पर्सनल प्रोजेक्ट हो या अपनी सेहत सुधारनी हो? अच्छा सवाल है। क्या अपने समय, ऊर्जा, ज्ञान या किसी सामाजिक काम में जुड़े लोगों और उनके उत्साह को, इन सबको संसाधनों और उनके प्रवाह के रूप में देखने से कुछ नई समझ मिल सकती है? सोचने वाली बातें शायद मिल सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद।